स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं में हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चनों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज चौथा क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, उसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को बता दूं, हमने बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार के रैखिक समीकरण को हल करने की विधि पढ़ा हुआ है, जिसमें चरों की संख्या 2 हो। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो हमने प्रतिस्थापन पढ़ा हुआ है, दूसरा विलोपन और तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। तो बच्चों, इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो चारों क्वेश्चन है उसको मैं, ये जो 3 मेथड है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि, तो इन तीनों में अलग अलग प्रश्नों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करूंगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें और अच्छा तरीके से आप माहिर होना चाहते हैं तो एक ही क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि तीनों मेथड से अपने कॉपी पे बनाइए। पहला क्वेश्चन को तीनों मेथड से बनाइए, दूसरा क्वेश्चन को भी तीनों मेथड से, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार जो चारों क्वेश्चन है तीनों मेथड से। पहले विलोपन से बना लीजिए, फिर उसी को प्रतिस्थापन से बनाइए, फिर उसी को वज्र गुणनखंड से बनाइए। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे तो आप तीनों विधि में माने पारंगत हो जाएंगे जब 4 क्वेश्चन को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन को एक मेथड से बताऊंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। ठीक बच्चों, तो देर ना करते हैं, चलिए हम चलते हैं। एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को आप स्टार्टिंग से अंत तक देखिए, ताकि आप लोग को समझ में आए पूरे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पहला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। पहले पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। यानी आपको क्या दिया गया है, समीकरण का निकाय दिए गए हैं, इसको क्या करना है, चरों के लिए हल कीजिए। चरों के लिए हल कीजिए कहने का मतलब इसमें चर का मान निकालिए। तो आप देख पा रहे हैं इसमें चर x है और y है। सॉरी, गलती से यहाँ पर मैं 7 से लिख डाला हूँ, ये आपका x प्लस y है। ठीक है, तो समीकरण निकाल के हमें क्या करना है, x और y का हमें मान निकालना है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक से लिखवा रहा हूँ, आप एग्जाम में इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, उसी तरह से। इतना परफेक्ट है और अच्छा तरीके से आप लिख पा रहे हैं तो और अच्छे तरीके से लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया गया समीकरण। ये आपको समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल 7, फिर x माइनस वाई इक्वल दिया गया -1। इसको मान लेना ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2 है। अब सोचिए कि इसको 3 जो विधि है इसमें से किसमें सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, विधि का नाम लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ठीक है, अब चलिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 से x या y का मान निकाल के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन नंबर 2 से x और या y का मान निकाल के इक्वेशन नंबर में पुट कर दीजिए। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण x, ये तो x मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x इक्वल हो जाएगा 7, y इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लिखिए x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि x से निकाला हमने, याद रखेंगे जिससे निकाला उसी में नहीं रखना है, जो बच गया उस वाली इक्वेशन में रखना है। ठीक है, तो हमने x से निकाला तो हमको किस में वैल्यू पुट करना है, 2 में पुट करना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए, इसमें रखेंगे। देखिए, ये आपका समीकरण 2 है, x माइनस वाई इक्वल दिया हुआ है -1। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह रख देते, तो ये क्या 7 माइनस वाई, इधर हो जाएगा -y इक्वल हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 7 माइनस वाई ब्रैकेट ओपन होगा तो -1, ये हो जाएगा 7 माइनस 2y इक्वल हो जाएगा -1। अब देखिए, इसको अगर प्लस करना है तो या तो इसको इधर लेके चले जाइए, तो इसको लेके जाएंगे तो माइनस माइनस में आएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर 7 इसको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा +1, और इसको इधर लेके चले जाता हूँ, ये हो जाएगा प्लस का 2y। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 8 इक्वल हो जाएगा 2y। ठीक, आगे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपका y का जो मान है ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इक्वल आपका हो जाएगा 8/2, इधर गुणा में इधर भाग हो जाएगा, तो y इक्वल आज आपका क्या मिलेगा 4। y का मान यहाँ से मिल गया। अब y को मान को आप स्वतंत्र है, इक्वेशन नंबर 1 में रखे चाहे 2 में रखे, किसी भी में रखे, वैल्यू निकल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 1 में रखता हूँ। ठीक है, y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख दूं। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल 7, ठीक है। तो y का मान इसमें पुट करिए तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 4 इक्वल 7। तो x इक्वल हो जाएगा 4 इधर चला गया तो 7 माइनस 4, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा 3। अतः यहाँ से आप लिख सकते हैं आपको उत्तर, अतः x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 4, ठीक है। ये अब आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने निकाल दिया, सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करने का तरीका क्या है, x और y के मान को आप अपनी इक्वेशन में रख कर देखिए, किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। देखिए तो इसमें x और y दोनों को मान रखें, तो x का मान कितना निकाला हमने 3 निकाला है, y का मान कितना निकाला 4 निकाला है। तो देखिए जब इसको इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 इक्वल 7 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसमें जब आप पुट करेंगे, देखिए x का मान आपने क्या निकाला 3, y का मान निकाले क्या 4, x और y का मान रख देंगे, कितना आ जाएगा -1, तो -1 इक्वल -1। इसका कहने का मतलब अगर आपने जो मान निकाला उसको किसी भी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करे कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब ऐसा इक्वल आ जाए तो समझना कि हमने जो आंसर निकाला हुआ क्या है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बार बार बता रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि को पुनः मैं, तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशन हमने मान लिया। अब क्या करें, सोचे प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण 1 से, देखिए यहाँ पर कंडीशन ये रहता है समीकरण 1 से x या y का मान निकालिए, जिसको समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। किसी का भी निकाल सकते हैं और लेकिन 2 में रखना है, या तो आप 2 से किसी भी एक का मान निकाल लीजिए x या y का, और समीकरण उसको 1 में रखना है। याद रखना जो मान निकालेंगे उसको दूसरे समीकरण में रखना है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब रखेंगे, रखने के बाद आपको कोई भी वैल्यू मिले उस वैल्यू के लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें। आपने x का निकाला तो y से मिल जाएगा, y का निकाला तो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन है, पहला इसमें से निकाल कर इसमें पुट करना है, तो इसमें से निकाल कर इसमें पुट करना है, और उसके बाद एक वैल्यू मिल जाएगा उसको किस वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से इसका बताता हूँ। ये है दिया गया, पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण, ये लिखने का एक तरीका होता है, अपने जो भी प्रश्न होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। दिया गया समीकरण आपका दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल 8 और x माइनस 2y इक्वल ये -1। देखिए बच्चों यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आप इसको मान लीजिएगा। क्यों मान लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ कार्य करेंगे, जैसे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ माइनस प्लस करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी इक्वेशन में कर रहे हैं, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 2 नहीं मान रहे हैं तो इसमें अंतर कैसे डिफाइन होगा कि ऊपर में कर रहे हैं कि नीचे में कर रहे हैं करके। तो इसमें कार्यों को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन इसका नाम देते हैं। आया बात समझ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ किस विधि से, विलोपन विधि। तो यहाँ पर लिख दीजिए विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। अब विलोपन विधि से हल करने, सोचिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए कौन सा वैल्यू कटाना आसान है, क्योंकि यहाँ पर हम कटाते हैं। तो देखिए x का कटाना, x के कटाने के लिए इसमें क्या करना होगा, ये 2x है तो इसको पहले 2x बनाना होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो चूंकि क्या करना होगा, साइन को दूसरा लेना होगा, तो इसको माइनस करना होगा, ठीक है, तभी तो ये कटेगा ना भाई। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या करेंगे, पहला में दूसरा को माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस साइन होगा, तभी तो प्लस माइनस कटेगा, ठीक है। तो ऐसा करना होगा। इसके लिए y के लिए हम सोचते हैं, अगर मान लीजिए हम y को विलुप्त करते हैं, y को कटाना चाहें तो y को कटाना चाहिए। देखिए यहाँ 2y है, यहाँ भी क्या है y है, तो यहाँ y को क्या करना होगा 2y बनाना होगा, तो 2y बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब क्या करें, तो देखिए ये 2y हो गया, ये भी 2y हो गया, ये आपका प्लस है ये आपका माइनस है, तो क्या करेंगे इन दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में। क्यों जोड़ेंगे, आप बोले आप ये सोच सकते घटाए क्यों नहीं रहे सर, जब इसको घटाएंगे बच्चों तो इसको जब माइनस करेंगे तो आप लोग पता है जब ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये प्लस वाई है, ठीक है, समझा मेरी बातों को, और ये किधर आपका दिया हुआ है माइनस का 2y दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा लिखिए, इसको भी 2y हमने मान लिया, इधर प्लस में इधर माइनस पे, इसको प्लस करेंगे तभी तो ये 2y माइनस 2y होगा, तभी तो ये कटेगा। और मान लीजिए इसको माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों जोड़ नहीं जाएगा 4y। यानी अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसको ऐड करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस करना है।
दोनों का साइन ध्यान रखेंगे, विपरीत होगा तभी कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर y को अगर घटाना चाहते हैं तो ऊपर में 2 को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे। अगर आप x को विलुप्त करना चाहते हैं, x को हटाना चाहते हैं, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके नीचे में घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आसान कौन सा है, तो आसान हमारे लिए जोड़ना होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, अगर इसको घटाना चाहते हैं x से, तो अगर y को घटाना चाहते हैं तो इसमें करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है हमारे लिए जोड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि जोड़ने पर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर घटाते हैं तो क्या करना होगा, सभी के साइन में परिवर्तन करना होगा, साइन में परिवर्तन करने के बाद कैलकुलेट करना होगा। तो घटाने वाला कार्य क्या होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर जोड़ने से कभी आ जाता है तो आप जोड़ने का ही कोशिश करेंगे। बाई चांस अगर आपको आवश्यकता पड़ता है घटाने का, तभी आप घटाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरी बात आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, मैं तो इसको जोड़ना पसंद करूंगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ना आसान है। तो मैं इसको जोड़कर आप लोग को बताता हूँ। तो जोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 2y दिया है, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 2 बनाना होगा इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समीकरण, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करना है। फिर इक्वेशन नंबर घटाना है, समीकरण 2, ठीक है, ये सॉरी जी 2 को घटाना नहीं जोड़ना है, ठीक है। 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए मैं सबसे पहले बोला 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इसके साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2y। इसके साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। याद रखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई जब कभी भी हम करेंगे, जैसे यहाँ पर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं बोला कि मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना, 2 को मल्टीप्लाई करना मान मैं पूरे के साथ करूंगा, ठीक है। इक्वल के बाद लिखा है, उस नंबर के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तब ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जिसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा x, ये माइनस 2y इक्वल ये हो जाएगा -1। अब क्या कर रहे हैं दोनों को, तो दोनों को हम कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चेकर मान लो बाई चांस इसको भी देख नहीं पाया तो इसको डायरेक्ट देखेगा जोड़ने पर, हाँ तो स्टूडेंट बोलेगा कि जोड़ रहा है और डायरेक्ट आपके कैलकुलेशन को देखेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है प्लस 2y, यहाँ पे क्या है -2y, तो प्लस 2y माइनस 2y दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में अपोजिट साइन है, ठीक है। तब ये जुड़ जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा x, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5x, इधर आ जाएगा इक्वल। अब 16 में आप क्या करेंगे, 16 में क्या करना है, प्लस -1 करना है। तो आपको पता है प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी आपका क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा -1, तो 16 में क्या करेंगे -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, जब x को इधर लेके चला जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगी कितना 3। अब x की वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब x का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, कोई भी अपनी इच्छा से, इक्वेशन नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपकी मर्जी है। जब x का मान कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो आपका y का मान मिल जाएगा। तो मैं 1 में रखना पसंद करूंगा, तो मैं 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर एक बार लिख दीजिए x प्लस y इक्वल 8। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर x का मान 3 है, 3 रख दीजिए प्लस y इक्वल आ जाएगा 8। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास जगह कमी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस y इक्वल 8, तो ये y इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 6, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 8 में 6 माइनस होगा क्या आ जाएगा प्लस का 2, यानी अतः आपका x का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से देख लीजिए 3 आ गया, y का मान यहाँ आपने अभी निकाला 2, यानी x और y का मान यहाँ से निकल गया, x का मान 3 और y का मान 2। अब आपके पास फिर से प्रश्न आता है कि क्या हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है, देख लीजिए चेक कर लीजिए। आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या करिए, पुट करके देखिए वैल्यू, x की जगह रख दीजिए 2, x की जगह आपने 3 निकाला, 3 रख के देखिए, प्लस y की जगह कितना निकाला 2 इक्वल 8 आना चाहिए। देखिए ये 6 प्लस 2 8, देखिए 8 इक्वल क्या आ गया 8, दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, माने सही है। इसमें भी रख कर देख लीजिए, अगर डाउट है आपको तो x की जगह आपने 3 निकाला, y की जगह आपने क्या किया 2 निकाला है, ये तो कितना हो जाएगा
3 माइनस का 4 इक्वल -1 की -1 इक्वल क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में पुट कर रहे हैं तो यानी आपने जो आंसर निकाला वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। इसको मैं प्रतिस्थापन बता दिया, विलोपन से बता दिया। अब आने वाले 2 और क्वेश्चन बन जो उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 3 और 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसको मैं आप लोग को प्रतिस्थापन से बता दूंगा और इसको अंदर में क्या बोलते हैं, वज्र गुणनखंड मेथड से बता दूंगा। ठीक है, या तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको मैं प्रतिस्थापन बता सकता हूँ, इसको वज्र गुणनखंड मेथड से भी बता सकता हूँ। तो किसको किससे बताएं, तो आपके जो क्या बोलना चाहिए, आपका जो गाइड है इसमें आपको वज्र गुणनखंड मेथड से दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपके पास गाइड होगा तो आप देख सकते हैं कि इसको वज्र गुणनखंड मेथड से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको प्रतिस्थापन से बता दूंगा, इसको मैं बता देता हूँ आपको वज्र गुणनखंड मेथड से। ठीक है, ताकि आप लोग को दोनों मेथड क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वज्र गुणनखंड मेथड से। तो पहला तो आप देखिए दिया गया समीकरण। ठीक है, तो दिया गया समीकरण ये है आपका 4x + 3y। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आप वज्र गुणनखंड मेथड से सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा कि वज्र गुणनखंड मेथड से सॉल्व कभी भी करते हैं तो आपका जो ये जो समीकरण है इसमें आपका राइट साइड हमेशा इक्वल रहना चाहिए। तो राइट साइड इक्वल 0 रहना चाहिए। राइट साइड हमेशा इक्वल के राइट साइड हमेशा 0 रहना चाहिए, आप याद रखेंगे। जब भी आप क्या करते हैं, वज्र गुणनखंड मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आप अपने दिए गए जो दो चरों का रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण को, तो आप याद रखेंगे कि हमेशा इक्वल के राइट साइड जो होगा 0 होना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, राइट साइड +5 है, तो इसको हमें क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। तो 0 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, हमको लेफ्ट साइड लाना होगा। तो मैंने क्या किया, +5 को लेफ्ट साइड ले आया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन को देखिए, ये हो गया 2x - y। यहाँ इधर क्या है, राइट साइड +2 है, तो इसको इधर ले आइए, लेफ्ट साइड ले आइए, क्योंकि राइट साइड हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसको हमको सॉल्व करना है वज्र गुणनखंड मेथड से। तो वज्र यहाँ पर लिख दीजिए, वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर अब देखिए, वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वज्र गुणनखंड, लेकिन यहाँ पर मैं फार्मूला को लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो फार्मूला यूज करूंगा, आपको मैंने एक ही फार्मूला को 2 तरीके से बताया हुआ था, जब क्या हो y क्या हो माइनस और y क्या हो प्लस हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y माइनस वाला स्टेप लूंगा, क्योंकि मुझे y माइनस वाला स्टेप इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में स्टेप चेंज नहीं करना पड़ता है। बाकी बच्चों आपकी इच्छा, आप जो अगर इसको प्लस लेते हैं याद रखिए कि इसका स्टेप चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर -y लेते हैं तो इसका स्टेप चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड का जो बेसिक वीडियो बना है उसको देख कर आइए, तब यहाँ पर समझ में आएगा कि -y + y जो बोल रहा हूँ ये क्या होता है, इसका फार्मूला कैसे बनता है और कैसे चेंज करना पड़ता है, स्टेप को ये समझ में आएगा। अगर आपने देख लिया है तो इसको आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि यहाँ पर जब -y लेते हैं तो स्टेप चेंज नहीं होता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलते हैं। हर में ऊपर से नीचे, हर में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हर में मतलब हर एक चीज में, हर अंश और हर नहीं बोल रहा हूँ, हर मतलब सभी में, ऐसा बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आल इसका मतलब, तो इसमें भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला स्टेप रहेगा, इसमें भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला स्टेप रहेगा, इसमें भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला स्टेप रहेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसको क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे हो जाता है नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, क्या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यहाँ पे चेंज हो जाता है नीचे से ऊपर माइनस ऊपर से नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर यहाँ पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं माइनस वाला ले रहा हूँ -y, तो मुझे स्टेप चेंज करने की आवश्यकता नहीं, एक ही स्टेप चलेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसमें भी ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए वज्र गुणनखंड ले लिया, तो मैं यहाँ पर फार्मूला को लिख देता हूँ। फार्मूला ये रहता है हमारा, इस तरह से बनता है, B1C2 - B2C1। ठीक है, ये बन जाता है हमारा A1C2 - A2C1। ठीक है, इसका यहाँ पे लिखाता है
A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इस तरह से होता है फार्मूला। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए। तो x डिवाइड बाई, देखिए क्या करना, अगर x का आप कभी भी लिखते हैं तो x को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, ये देखिए तो ये क्या है, यहाँ पे 3 है 3, यहाँ पे देखिए -2 है तो -2, यहाँ पे माइनस हमारे फार्मूला तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए नीचे से ऊपर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 और इधर क्या है -5, ठीक है। इधर हो जाएगा y बाई, अब y के लिए क्या करना पड़ता है, y को ऐसे अपने हाथ से ढक लीजिए। अब बच गए x वाला कांस्टेंट टर्म, तो ये ऊपर 4 है, इधर क्या -2 है, 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा -2 के साथ, इधर क्या है x के साथ 2 लगा हुआ है, प्लस का 2, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, इक्वल इधर हो जाएगा 1। तो आप लोग को पता है यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी माइनस लिखना भूल गया था। यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म वाला क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म को क्लोज करते हैं, ये बच गया 4 का मल्टीप्लाई यहाँ -1 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई +2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई +3 के साथ, ठीक ये। अब चलिए आगे सॉल्व करिए। तो ये आपका आ जाएगा x डिवाइड बाई माइनस और +3 माइनस, प्लस माइनस तो पहले माइनस हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, यहाँ पे माइनस 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 का हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -5, ठीक। फिर आगे इक्वल हो जाएगा y, माइनस का y डिवाइड बाई माइनस माइनस और प्लस माइनस, और 4 का 2 से 8 और माइनस, और ये प्लस माइनस, देखिए एक और माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है। इक्वल ये 1 माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 4 का 1 के साथ 4 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई के साथ ये हो जाएगा 6। आगे हमारा आ जाएगा x डिवाइड बाई, ये -6 और -5, तो माइनस माइनस क्या होता है 8 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ पे कौन सा है माइनस, तो माइनस हो जाएगा इक्वल -y बाई, यहाँ पे देखिए -8 +10, तो आपको पता है कि माइनस प्लस कभी भी रहता है तो माइनस होता है तो 10 में जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमारे प्लस प्लस आता है साइन कौन सा लगाएं, तो आप देख पा रहे हैं कि 10 बड़ा है, 10 के सामने प्लस साइन, यानी इसमें भी क्या रहेगा प्लस साइन रहेगा, तो ये क्योंकि प्लस साइन को लिखना नहीं पड़ता इसलिए हम लोग वैसे रख देते हैं। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पे दोनों माइनस मतलब दोनों से 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 4 में से जुड़े तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो x वाला टर्म है और y वाला टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है, यानी x डिवाइड बाई -11 इक्वल -y डिवाइड बाई 2 इक्वल 1 डिवाइड बाई -10, जी बच्चों माइनस, ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी एक बार x को इसके इक्वल लिखेंगे, इसको एक बार इसके इक्वल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग इक्वल करेंगे, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा x डिवाइड बाई -11 इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -10 का, ये हो जाएगा -y बाई 2 इक्वल हो जाएगा 1 बाई -10। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो इसको हम इसके इक्वल बोल सकते हैं, इसको हम इसके इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। सभी के इक्वल बोल सकते हैं हम एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल का फॉर्म है, तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल हो जाएगा -11 डिवाइड बाई -10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 10, क्योंकि माइनस माइनस कर जाएंगे ऊपर नीचे है तो 11 डिवाइड बाई 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चूंकि y माइनस में है तो यहाँ देखिए ये इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, -y इक्वल क्या लिख सकते हो -2/10 लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता होगा यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 2/10 आ जाएगा, ठीक है। और इसके आगे सॉल्व होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ, ये थोड़ा सा क्या जगह कमी पड़ रहा है, इतने में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 10 बाई डिवाइड करूँ, 11 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1.1, और यहाँ से क्या हो जाएगा y की वैल्यू 2 को जब क्या करूंगा 2 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 0.2, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या मिल गया आपको, जो है x की वैल्यू मिल गया 1.1 और y की वैल्यू मिल गया 0.1, ये आपका आंसर होगा। चाहे तो इसको इस में भी आंसर मान सकते हैं, x इक्वल 11/10 और y इक्वल 2/10 यहाँ तक भी लिखते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे कि x इक्वल 11/10, जैसे मान लीजिए इसको ना लिख के अगर आप डायरेक्ट ऐसा भी लिखते हैं, देखिए बता दे रहा हूँ आप लोग को कि x इक्वल आप लिख दीजिए 11/10 और y इक्वल आप लिख दीजिए 2/10, तब भी यहाँ पर क्या है आपका आंसर सही है, ठीक है, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन आपके पास दिमाग है और आगे बना सकते हैं, इसको और आगे बना दीजिए एक स्टेप और, ये हो जाएगा 0.10, ये आपका क्या हो गया आंसर है, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होगा, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको वज्रगुणनखंड मेथड जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आप लोग को बता रहा था कि इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, लेकिन बच्चों अगर विलोपन विधि से बनाते हैं, सॉरी विलोपन बोल रहा था, प्रतिस्थापन विधि आपको बता रहा था। तो प्रतिस्थापन विधि से अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना, ये आप लोग थोड़ा जटिल हो जाएगा कि इसमें से एक्स का मान सिर्फ डिवाइड फॉर्म में आएगा, डिवाइड फॉर्म पर कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं विलोपन विधि से। तो बच्चों इसको जब हम लोग विलोपन विधि से इस प्रश्न को बनाएंगे, देखिए प्रतिस्थापन तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा, जब विलोपन विधि से बनाएंगे इस प्रश्न को, तो विलोपन विधि से भी अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए। यहाँ पर अगर आप इसको अगर कटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट, और यहाँ पर अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 11 का तो यहाँ 33 हो जाएगा, यहाँ 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाला अंडर रूट 5 कर रहा है, इस वाले अंडर रूट 11 कर रहा है, तो लेकिन यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 आ जाएगा। तो अंडर रूट 35 और 33 को सॉल्व करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। प्रतिस्थापन में तो पहला कठिन ये आ रहा है, पहला समस्या ये आ रहा है कि प्रतिस्थापन भी सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत है, इसको छोड़ दीजिए। अगर विलोपन से सॉल्व करते हैं तब भी ये क्या होगा, यहाँ पे आपको लोग को कठिन, ये एक्स वाले आप लोगों को क्या करेगा, यहाँ पे समस्या डाल देगा दोनों को कैलकुलेट करने में। ठीक, अगर उसको कैलकुलेट करना होगा तो फिर उसको और अध्ययन करना पड़ेगा, तो बहुत ही समस्या हो जाएगा। इसलिए इसको काम करिए, इसको आप लोग बना दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणनखंड मेथड से, तो बहुत इजीली तरीके से ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो चूंकि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इस मेथड से बता दूंगा करके, लेकिन उस मेथड से बताने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा हम काम करते हैं, इसको बना पाना क्या है हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है, किससे, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। ठीक है, ये हमारे लिए ये बन पाएगा तो कौन से मेथड से बन पाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणनखंड विधि से। तो मैं इसको वज्र गुणनखंड मेथड से ही बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये लिखिए दिया गया समीकरण, तो बच्चों समीकरण क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 11y और इक्वल 0। देखिए यहाँ पर 0 तो है पहले से, तो आपको 0 करने की आवश्यकता नहीं, अगर कुछ नंबर आता तो उसको लेफ्ट साइड आती है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट y इक्वल हो जाएगा 0, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसको कौन से मेथड से बताया, वज्र गुणनखंड विधि सॉल्व करने से। ठीक है, यहाँ पर लिखिए वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर, जिसे हल करने पर। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल, यहाँ पे माइनस वाई वाला मैं लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है माइनस वाई वाला, क्योंकि सिंपल पड़ता है। यहाँ हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का जब लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 11 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, सी वाला आपका टर्म नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको 0 0 ले लेंगे, आप उसको क्या ले लेंगे, 0 0 ले लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो 0 0 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, फिर माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये, सॉरी यहाँ पे था जी, ये 5 आई है, ये 5 है, तो अंडर रूट 5 आई का मल्टीप्लाई भी किसके साथ होगा, 0 के साथ होगा। यहाँ पर 0 कुछ नहीं है तो 0 लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए y के लिए अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा, ये फिर माइनस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 5 के साथ होगा। यहाँ पे 5, ये पहले से 5 है ना, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती कर दिया था ये। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद माइनस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई, माइनस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 11 के साथ, ये सेम साइन है तो एक साथ लिख सकते हो। ठीक, तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 0 में 0 0 हो जाएगा, मतलब 0 में माइनस 0 करेंगे 0 ही आएगा, माइनस वाई, ये भी 0 0 में 0 माइनस 0 हो जाएगा इक्वल, ये देखिए यहाँ पे बच जाएगा, ये आपको बच जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 35, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू 5, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा जब 5 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 30 का 5। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे चूंकि माइनस तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा,
और यहाँ √3 और 11 मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा √30 का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे और x आगे क्यों, आप लोगों को पता है इस तीनों आपस में इक्वल है, तो एक बार क्या कर सकते हैं x डिवाइड बाई 0 1 माइनस √35 माइनस √5 इसके इक्वल एक बार कर सकते हैं, और माइनस वाई को एक बार इसके इक्वल कर देंगे, ये 1 डिवाइड बाई -35 माइनस 30 का 3। ठीक है, अब देखिए x ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई -√35 माइनस √33, और यहाँ पर क्या होगा ये माइनस का y इधर 0 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0 डिवाइड बाई -√35 माइनस √33। तो आप लोग को पता होगा 0 पे डिवाइड के नीचे अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ, ठीक, 0 के नीचे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, माना कि x, तो हमेशा आपको क्या मिलता है 0 निकलता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और कभी भी अगर नीचे 0 लग जाता है, मान लीजिए x कोई नंबर ऊपर नीचे 0 तो इसका मान होता है इन्फिनिटी। ये दोनों में अंतर आप समझिए, अगर नीचे ऊपर 0 लगे तो 0, नीचे 0 लग गया तो इन्फिनिटी कोई भी ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या मिल जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए माइनस वाई का मान क्या मिल जाएगा 0, तो माइनस वाई इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, तो वाई का मान भी क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ से अतः आपका जो हल होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, अतः आप बोल सकते हैं अतः x का जो मान होगा ये आएगा 0, और y का भी मान क्या आएगा 0 आएगा, ये क्या होगा ये। ठीक है, x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो आप लोग को पता होगा कि x का मान 0, y का मान 0 होता है कभी भी। तो आप लोग को बता दूं कि ये जो है, ये जब इसका लाइन ड्रॉ करेंगे जब ग्राफ पेपर पे, तो आपको कौन सा लाइन प्राप्त होगा, पैरेलल लाइन प्राप्त होगा। याद रखना, कभी भी x और y का मान अगर 0 आ जाए या x और y का मान निकले ही ना, तब की स्थिति में क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होता है पैरेलल होता है। अगर मान लो इसका आप ग्राफ बनाते हैं ग्राफ मेथड से, तो ये आपका कौन सा ग्राफ मिलेगा, पैरेलल ग्राफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आया हुआ समझ में, इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, इसको मुझे यहाँ पे लिख पाना थोड़ा समस्या जा रहा है, तो आप लोग जो क्वेश्चन है अपने बुक से देखेंगे। आप अपने बुक के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर आपका दिया हुआ है, इसमें प्रश्न वाली 2 तो 55 पे लिखा हुआ है, 55 पे, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका पेज नंबर 56, ठीक है ना, माने 56 पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। तो उसको मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, और आप लोग भी बुक से देखेंगे और क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्वेश्चन को समझने के बाद फिर आप लोग सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए, जिसको मैं बना रहा हूँ उसको। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कक्षा 10वीं के बुक पेज नंबर 56 एक्सरसाइज 2 के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय तथा 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, चाय और कॉफी का कुछ मूल्य बता दिया है, और कुछ फिर चाय कॉफी बता दिया है, और एक मात्रा दिया है, उसका आपको क्या करना है, टोटल मूल्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको क्या बनेगा, 2 इक्वेशन पहले बनाना होगा। ठीक है, इस पे सबसे पहले आपको इक्वेशन क्रिएट करना होगा, फिर इक्वेशन जब आपका बन जाएगा, फिर उसके बाद आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगा, और फिर उसको उसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए कि 1 किलोग्राम, सबसे पहले आपको क्या दे रहा है, चाय दे रहा है। सबसे पहले आप मान लीजिए 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x है, तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं जैसे लिख रहा हूँ इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। माना 1 किलोग्राम, किलोग्राम की इंग्लिश में लिखते हैं केजी। ठीक है, चाय का मूल्य ये इक्वल हो जाएगा x। ठीक है, फिर मान लीजिए 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, ठीक है, 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य मान लीजिए 8, क्या लेंगे इसको, आपको रुपीज में दिया होगा तो रुपीज में मान लीजिए x रुपया है, और y जो है आपका क्या है, y रुपया है। ठीक है, ये अब देखिए, अब चलना है प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार पहला क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार आपको क्या बोल रहा है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य
183, ठीक है, यानी 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम काफी का मूल्य 183 रुपये है। ये देखिए, ये बोल रहा है, इससे आपका एक इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन में देखिए, 15 किलोग्राम काफी, तो हमने माना यहाँ पे क्या दिया, मूल्य दिया हुआ है, तो हमने माना 1 किलोग्राम काफी का मूल्य x रुपये है, तो 15 किलोग्राम काफी का कितना होगा, 15x रुपया होगा, प्लस एक, सॉरी जी बेटा, पहले चाय दिया हुआ, ठीक है, तो हमने माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये, तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना, 15x, और फिर 1 किलोग्राम काफी का मूल्य y, तो 17 किलोग्राम काफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 17y, तो इक्वल कितना हो रहा है, दोनों को जब रकम को जोड़ेंगे तो 183 हो रहा है। ये आपको बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब पुनः देखिए, पुनः एक बात बोल रहा है, पुनः प्रश्न अनुसार आपके प्रश्न में पुनः एक बार दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, फिर चाय और काफी का मूल्य बता रहा है। इस बार दिया है 15 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम काफी का मूल्य 213 रुपये है, ठीक है, कितना, 25 और 13, ठीक है, 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम काफी का मूल्य 213 रुपये है। अब इसको इक्वेशन बदलिए, तो 1 किलोग्राम काफी का x, चाय का x, तो 25 किलोग्राम चाय का 25x रुपये, 1 किलोग्राम काफी का y, तो 13 किलोग्राम काफी का 13y, दोनों मिला के दोनों का रुपीस कितना हो जाएगा, 113 रुपये। ये ऐसे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब आपकी इच्छा है, आप चाहे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ से कितने मेथड पता है, 4 मेथड पता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में इसको मत बनाइए, क्योंकि ग्राफिकल मेथड एक्सरसाइज 1 के लिए सॉल्व होता है। ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे तो फिर आपको ग्राफ पेपर ढूंढना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ी कठिन जाता है, वो लंबा प्रोसेस, ठीक है। इसको या तो आप लोग विलोपन से बना लीजिए, या तो प्रतिस्थापन से बना लीजिए, या तो वज्र गुणनखंड से बना लीजिए। आपके पास 3 मेथड हैं। मैं इसको आप लोग को क्या करता हूँ, यहाँ से आप लोग को विलोपन विधि से बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको जब विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, विलोपन विधि से बनाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हम कटाएं किसको, x को कटाएं कि y को कटाएं। तो मैं अगर लेता हूँ, देखिए अब यहाँ पे तो माइनस प्लस है नहीं कि हम इसको कटाएं कि इसको कटाएं। ये देखिए यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में है, यहाँ तो स्वाभाविक सी बात है, आपको घटाना पड़ेगा किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हम x को घटाना चाहूँ, तो यहाँ पर क्या है 15 है, यहाँ पे क्या है 25 है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए दोनों में क्या क्या मल्टीप्लाई कर, देखो तो ये होता है 15 या 45, 15 पंचे 75, देखिए ये 15 पंचे 75 होता है, 15 तिया 25 तिया कितना होता है, 75 होता है। मैंने 15 का अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 आ जाएगा, और 25 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी ये भी 75, ये भी 75। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके अगर इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर दे, तो हमारा क्या हो सकता है, ये x वाला कट जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में इंटू करेंगे किसका, 5 का, और फिर माइनस कर देंगे समीकरण 2 में 3 का इंटू करके, ठीक है। तो ये देखिए करिए, समीकरण 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि आपको लंबा करके बताऊँ, नहीं डायरेक्ट कर देता हूँ यहीं पर। देखिए आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि इसमें मान लीजिए मैं 15x प्लस 17y इक्वल 183, इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, और देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को 25x प्लस 13y इक्वल टू, इसमें अगर मैं क्या करता हूँ 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए तो ये हो जाएगा आपका। देखिए जब इसमें मैं क्या करूँगा, जब इसमें 15 का मल्टीप्लाई करूँ, तो 15 पंच ये हो जाएगा 75x, और 17 पंच ये हो जाएगा 85, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 7 पंच 35, आपको 17 पढ़ेंगे तो 7 पंच 35, तो 5 आ जाएगा, और 3 बच गया तो 5, और 5 हो गया, और 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो कितना रहेगा 85y इक्वल, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 के 5, हासिल का 1 आ गया, 8 पंच 40, 40 से 41 का 1 बचा, 4 बच गया, 5 1 4 क्या हो जाएगा 9।
कितना आ जाएगा, ये 915 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप कर दीजिए, इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75x, 13 तिया 39, 13 y, और ये 3 तिया 9, और 3 3 ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 639। ठीक है, 639। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो 75 ऐसे आप रब कर लीजिए कहीं पर बगल में, ताकि आप लोग को गलती ना हो। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में इन दोनों में कर दीजिए, इसमें करना भूल जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप याद रखेंगे, आपको पूरे के साथ करना है 5 का मल्टीप्लाई, पूरे के साथ करना है किसका, 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, 75x प्लस हो जाएगा 85y, सॉरी 85y इक्वल 1915, 915। अब नीचे आ जाएगा आपका 75x प्लस 39y इक्वल आ जाएगा 639। अब आपको क्या करना है, माइनस करना, घटाना। तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर, ताकि चेकर को समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहा है। तो आपको पता है घटाने पर यानी साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा कि 75x माइनस प्लस के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे जब सॉल्व होगा तो क्या होगा, 85 में 39 माइनस करना है। देखिए तो 5 में क्या होगा, 9 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको 15 ले लेंगे, 15 में 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, इधर आ गया 1 और 4 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा y। और इसमें जब माइनस करेंगे तो ये सेम उसी तरह 15 में 9 गया तो ये आपका आ जाएगा 6, इधर ये हो गया 4, और 11 में अगर 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और इधर फिर 1 आ गया, तो 9 में अगर आप 7 माइनस करते हैं ये आ जाएगा 276। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 276 डिवाइड बाई 46। जब 276 को जब आप क्या करेंगे, 46 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6। आप लोग करके देखिएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल गया y की वैल्यू 6, ये। अब y की वैल्यू यहाँ से मिल गया 6। अब आगे देखते हैं आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए तो इस y को मान लो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखे, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखे। तो मैं 1 में रख देता हूँ, मेरे को 1 में रखना अच्छा लगता है। तो समीकरण यहाँ पे x का मान लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, ये तो रख दीजिए। ये दिया हुआ है 15, यहाँ पे एक x का मान बोलता हूँ बच्चों, यहाँ पे चूंकि हमने y का मान निकाला है ना, ध्यान रखिएगा, मेरे से गलती हो गया। तो यहाँ पर हमने y का मान निकाला है, x का मान अभी निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 70y इक्वल दिया हुआ 183, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें आपको y की वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 13, यहाँ पे आ गया 6, ये हो जाएगा 183। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आया। यहाँ से फिर आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, ये 15 का एक सीधा ही रहने दीजिए 183। ठीक है, 183 डायरेक्ट आप क्या करेंगे, फिर इधर आप लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा 102। ठीक है, 17 इधर 6 बार पढ़ा पड़े तो 102 आएगा, या तो नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 35, 6 7 42, 42 की 2, 4 बज गया, 6 6 4 कितना होता है 10 होता है, तो ये आ जाएगा कितना 102। ठीक है, तो 183 में 102 माइनस कर देंगे, तो 183 में 102 माइनस करिए, देखिए 2 में 3 में 1 जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब ये 0 जाएगा तो ये 8 बच जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा 15x, तो ये हो जाएगा x बराबर 81 बटा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको हटाना। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 6, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 7 21। ठीक, ये आपका आ जाएगा x बराबर 27 बटा 5। इतना ही रहने दे सकते हैं, या तो अगर पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं आप पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, पढ़ दीजिए, 5 5 6 25, और आपका 2 बच गया, फिर पॉइंट लगेगा 5 4, ये। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू इतना आ जाएगा, या तो इतना लिख सकते हैं या तो उतना लिख सकते हैं। ठीक, और y की वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफी को मिले। तो यहाँ पे लिख दीजिए, आता है 7 किलोग्राम चाय व चाया है ना, चाया व 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य
ठीक, ये फाइंड करना है। देखिए 7 किलोग्राम चाय, तो चाय को आपने x माना, 7x प्लस 1 किलोग्राम काफ़ी यानी y, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 7x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिवाइड वाला लिखिए ऐसा। क्या होता है, पॉइंट को लिखेंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को भी लिख दीजिए, यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए। ये प्लस y का मान आपने निकाला कितना, 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सौ कितना होता है 28, 28 क्या हो गया 8, बच गया आपका 2, 7 5 35, जो कितना हो जाएगा 37, तो ये आपका आ जाएगा 37.8 प्लस ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.8, जब 37 में जब 6 ऐड करेंगे तो 3 ये हो जाएगा 43, ये इतना रुपीज़, ठीक है। माने 43.8 रुपीज़। या कभी कभी आपको ऐसा भी रहता है कि इसको 80 बना देता है, ये 80 बना देता है, यानी आपका कितना हो जाएगा 83 क्या हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। अतः ये आपका आंसर निकलेगी, उत्तर करके आप नीचे लिख सकते हैं, उत्तर करके 7 किलोग्राम चाय व ये यह है ना चाय व 1 किलोग्राम काफी का मूल्य बराबर कितना है 43.80 रुपये, ये रुपया होगा, ये आपका आंसर है। तो इतना रुपया होगा, ठीक है, कितना रुपया होगा बोल रहा है, तो इतने रुपया होगा, ठीक है। यानी अगर आप 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम काफी खरीदते हैं तो आपको 83.80 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 किलोग्राम को मान लेंगे 100 रुपया, 1 किलोग्राम काफ़ी को मान लेंगे y रुपया, फिर 1 किलोग्राम को मान लिए, फिर प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार आप इक्वेशन बना लीजिएगा। इक्वेशन बनाने के बाद 2 इक्वेशन मिलेगा, उसके बाद आप लोग को विधि पता है, आप जिस भी मेथड से बनाना चाहें उस मेथड से आप बना सकते हैं। क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मैं किस विधि से बनाऊँ, विलोपन से विधि से बनाऊँ, तो मैंने विलोपन विधि मतलब विलुप्त करना, प्रतिस्थापन विधि माने मान को क्या करना दूसरे में स्थापित करना, प्रतिस्थापन एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख देना, ठीक है। तो इसमें क्या करना, विलोपन यानी विलुप्त करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मेथड बिल्कुल इजी है, ठीक। तो यहाँ से आप मैंने सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद वाई का मान निकाल लीजिए, वाई का मान किसी भी समीकरण में रख दिया, एक्स का मान निकाल के फिर उसको जो पूछा उसको पुट करके, पुट करने के बाद सॉल्व करिए, तुरंत आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर कुछ गायें, कितनी गाय कितनी कबूतर ये नहीं पता, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120, आंखों की कुल संख्या यानी कबूतर और गाय दोनों, कबूतर और गाय अगर दोनों की अगर आंखों की संख्या को अगर ऐड किया जाए तो 120 होगा, और पैरों की संख्या को एक किया जाए किसका, दोनों का, कबूतर और गाय की, तो 180 होगा। बताइए व्यक्ति के पास कितने गाय और कितने कबूतर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, आपके एग्जाम में आए कि ना ये मायने तो नहीं रखता है, लेकिन मुझे लगता है ये कभी कभी पूछा जाता है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव दृष्टि से, जो आपका कंपटीशन एग्जाम की अगर बात किया जाए तो ये वेरी आईएमपी है। इस तरह से प्रश्न जो होते हैं 10 लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं ऐसा प्रश्न, तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप अपने बुक से एक बार और रीड करिए, अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, उसके बाद फिर ये देखिए सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि जो पैर दिए हुए हैं, आंखें दिए हुए हैं और पैर दिए हुए हैं, उसको नहीं, ये तो संख्या बता दिया। आप पहले मान लीजिए आपको कबूतर और गाय की संख्या निकालना है। ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 6, देखिए कैसे बनाते हैं। पहले मान लीजिए माना गाय की, पहले दिया हुआ कबूतर, ठीक है, और दिया हुआ है गाय। तो मान लीजिए माना गाय की कुल संख्या, ये गाय की कुल संख्या या गायों की कुल संख्या लिख सकते हैं, गायों की कुल संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, और कबूतरों की कुल संख्या मान लीजिए, कबूतरों की संख्या कितनी है y, ठीक है। मैंने मान लिया कि मुझे जो दिया गया है उसमें x कबूतर की संख्या है और y क्या है, सॉरी x गाय की संख्या है और y क्या चीज है, कबूतर की संख्या हुआ। अब आगे स्टेटमेंट पढ़िए, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न अनुसार हम चलते हैं, प्रश्न अनुसार आप समझिएगा बातों को, ठीक है।
आप मेरी बातों को समझिएगा। अगर आपसे अगर मैं आँख की बात करूँ, ये देखिएगा आँख, तो अगर गाय की अगर आँख बोलूँ तो आप लोगों को पता होगा कि गाय की कितनी आँख होती है, 2, एक लेफ्ट और राइट। जैसे हमारा आँख होता है एक लेफ्ट और राइट, उसी तरह क्या होती है गाय की कितनी आँख होती है, 2 आँख होती है। ठीक है, अगर मैं कबूतर की बात करूं आपको, तो आपको पता होगा, आपने कबूतर देखा, कबूतर की भी कितनी आंख होती है, 2 आंख होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे बनाते हैं, आंखों की टोटल संख्या दिया हुआ है, तो एक गाय की 2 आंख होती है, तो मैंने माना ऊपर की एक्स गाय है और वाई क्या चीज है, कबूतर है। याद रखिएगा, मैंने माना एक्स गाय है और वाई क्या चीज है, कबूतर है। तो एक गाय की आंख होती है 2, तो एक्स गाय है तो टोटल आंखों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। कबूतर की आंख कितनी होती है, एक कबूतर की आंख 2 होती है, चूंकि मेरे पास टोटल कबूतर है y, तो टोटल आंखों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2y। यानी इसका कहने वाला, मान लीजिए मेरे पास 10 कबूतर है, अगर मैं पूछूं 10 कबूतर की कितनी आंखें, तो आप इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलेंगे 20 आंखें, क्योंकि एक कबूतर की 2 होती है, तो 10 कबूतर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ये बन गया 2x प्लस 2y इक्वल, टोटल आपको प्रश्न में दिया हुआ है 120, यानी टोटल आंखों की संख्या कितनी है, 120 है। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस वाई इक्वल 120, ये तो बन गया। अब आपको पता होगा कि इसको हम और छोटा फॉर्म लिख सकते हैं, कैसे, 2 को पूरे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 60। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः देखिए प्रश्न अनुसार और आगे बोल रहा है, पुनः प्रश्न अनुसार आपको आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है पैरों की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले पैर को समझते हैं। देखिए, अगर गाय की पैर की बात किया जाए तो आप लोगों ने गाय देखा होगा, गाय की एक गाय की पैर होती है 4, एक जो गाय होते हैं उसकी टोटल पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। देखे होंगे आपने, 2 आगे और 2 पीछे, तो गाय के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। अगर कबूतर की अगर पैर की बात किया जाए तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, सिर्फ 2 पैर होते हैं, उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, 2 पैर और पंख होते हैं 2, तो कबूतर के अगर पैर देखा जाए 2 होते हैं और गाय के पैर देखा जाए तो 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, गाय की टोटल कुल संख्या हमारे पास x है, कबूतर की कुल संख्या हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, तो अगर x गाय है तो कुल, मान लीजिए x गाय है तो कुल गायों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। माने अगर गाय मान लीजिए हमारे पास 1 है तो उसके कितने पैर होते हैं, 4, तो हमारे पास x गाय है, कितना हो जाएगा, 4x। उसी पर अगर कबूतर देखा जाए तो अगर हमारे पास y कबूतर है, तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो जितने भी कबूतर है उन सभी कबूतरों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, उनके पूरे पैर आ जाएंगे। तो इस तरह से 4x प्लस 4y, ये क्या है, पैरों की संख्या है, ये गाय का और ये क्या है, कबूतर का। और आगे टोटल दिया हुआ है 180। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 180, 180 दिया हुआ है ये। ठीक है, अब देखिए इसको हम और छोटा कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल, ये हो जाएगा आपका, सॉरी x प्लस वाई कैसे लिखेंगे, इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा y, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सबसे बड़ी समस्या होती है इक्वेशन बनाना। अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो इक्वेशन बनाने के बाद क्या होगा, आपको प्रश्न को सॉल्व करना बड़ा आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको 3 मेथड पता है, जो इजी लगता है उससे बना लीजिए। तो पिछला मैंने आपको बताया था वीडियो पर, तो चलिए इसको बता देता हूँ आपको प्रतिस्थापन से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने पर। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना, तो मैं देखता हूँ समीकरण 1 को, समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ 60 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x का मान 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए, तो 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 60 माइनस वाई इक्वल, यहाँ पे प्लस भेजिए, प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये आगे आपका आ जाएगा 120 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 90। ठीक है, देखिए आगे इधर लिखता हूँ,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों पहले सॉल्व करता हूँ। तो ये -2y प्लस y ये हो जाएगा -y इक्वल है 180 नहीं 90, 90 माइनस हो जाएगा 120। तो y की मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 में क्या हो जाएगा 120 माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 30। माइनस माइनस दोनों कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये y का मान कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, एक में रख देता हूँ। y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक आपका है x प्लस वाई इक्वल 60। तो x का मान रखना, तो x प्लस ये हो जाएगा 30 इक्वल हो जाएगा 60। तो y इक्वल आप x इक्वल आपका आ जाएगा कितना, ये 60 माइनस 30, तो x का मान आपका यहाँ से मिल जाएगा 30। ठीक है, x मान यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। यानी अतः आप बोल सकते हैं, अतः x का मान भी 30 आ रहा है, y का मान भी 30 आ रहा है, यानी कुल गायों की संख्या x बराबर कितना आ रहा है 30। ठीक है, वह कुल कबूतरों की संख्या y बराबर आपका है 30, यानी कबूतर और गायों दोनों की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। यहाँ पे लिख दीजिए नीचे, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आपको क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसके अनुसार आप इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनाने के बाद आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, आपको जितने भी मेथड पता है उसमें से उस मेथड से प्रश्न को सॉल्व करिए, तुरंत आपका क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अगला चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक थैले में 50 पैसे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 माने 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपए हैं तब बताइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न को कैसे घुमा रहा है, पहले आपको पैसे दे दिया है और बता रहा है कुल थैले में 29.75 पैसे। ध्यान से पढ़िएगा, पहले पैसा है और फिर बाद में क्या दिया है, रुपया दिया हुआ है। ठीक है ना, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, पहले को रुपये में बदलिए या तो रुपयों को फिर पैसे में बदलिए। दोनों की क्या होनी चाहिए, अगर आप इक्वेशन बनाते हैं, कभी भी समीकरण बनाते हैं, तो दोनों की जो मात्रा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर पैसे है तो दोनों पैसे, अगर रुपये हैं तो दोनों रुपया होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे क्या बोलता है, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। वो आपसे पूछ रहा है 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ से हमारा प्रश्न का थोड़ा सा हल ये पता चलता है कि हमको 50 पैसे 25 पैसे को रुपये में नहीं बदलना है, रुपयों को पैसे में बदलना है। क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए आप पहले पैसे को रुपये में चेंज कर देते हैं तो फिर आपको आंसर निकालने के लिए फिर रुपयों को पैसे में चेंज करना पड़ेगा, यानी एक ही काम को चेंज करने वाले को 2 बार करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करिए, जो आपको रुपये में दिया है 29.75, इसको आप पैसे में चेंज कर दीजिएगा, फिर एक समीकरण बन जाएगा, आपको 2 समीकरण मिलेंगे। देखिए कैसे बनता है समीकरण, पहले तो सिक्कों की कुल संख्या को बनेगा, क्योंकि सिक्कों की टोटल संख्या दे दिया है और टोटल कुल रुपये दे दिया है। तो पहले तो सिक्कों की संख्या और रुपये 2 इक्वेशन मिलेंगे, एक सिक्कों की संख्या के हिसाब से और एक रुपये के हिसाब से। देखिए कैसे बनता है, सबसे पहले आप मान लीजिए सिक्कों की संख्या मान लीजिए 25 पैसे 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या x ले लीजिए और 25 पैसे कुल की सिक्कों की संख्या को y मान लीजिए। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए आपका सॉल्यूशन नंबर 7। ठीक, 6 अभी हुआ, ये माना 50 पैसे, ठीक, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इक्वल ले लीजिए x सिक्के हैं। ठीक है, तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लीजिए आप y। ठीक, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, y है। ठीक, तब प्रश्न अनुसार देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहला आपको बोलता है कि 25 पैसे और 50 पैसे के जो सिक्कों की जो संख्या है वह कितना है आपका
94 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है x और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है y और दोनों की कुल संख्या कितनी दिया हुआ है 94 दिया हुआ है, ठीक है। तो 50 पैसों की कुल सिक्कों की संख्या कितनी है x और 25 पैसों की कुल सिक्कों की संख्या y और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 94। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 2। आगे आप देखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार आपको क्या दिख रहा है। पुनः प्रश्न अनुसार आपको बुक में ये लिख रहा है पुनः प्रश्न अनुसार यदि थैले में कुल 29.75 पैसे, अब पैसे की बात बोल रहे हैं तो यहाँ पर आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए मेरे पास कितने हैं, देखिए मेरे पास 50 पैसे के, मैं पी लिखता हूँ, पैसे के एक सिक्के हैं, ठीक है। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, वाई सिक्के हैं। समझना बातों को, 25 पैसे के एक सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, वाई है। प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 50 पैसे, देखो मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा, ये हो जाएगा इक्वल 29 आई थिंक 75, हाँ 75 रुपीज, इसको भी रुपीज लिखिएगा। देखिए ध्यान से बातों को समझिएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। देखिए एक सिक्कों कुल संख्या x है, तो आपको यहाँ पर x है, इसमें 50 पैसे के एक सिक्के हैं, तो ये x में अगर 50 का कर देंगे तो 50 पैसे के कुल सिक्कों का रुपया कितना निकल जाएगा, तो 50x। 25 पैसे का कुल मूल्य माने 25 पैसे के उस बॉक्स में कितने रुपए हैं, माने कितने रुपए हैं, तो 25 वाई रुपीज होगा, क्योंकि ये क्या है, संख्या है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ उस बॉक्स में 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 4 में 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 2 रुपये आएगा। समझ में, 4 सिक्के हैं तो 25 को मल्टीप्लाई, सॉरी 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रुपये आ जाएगा। 2 रुपये का आने का मतलब कितना आ जाएगा, 200 आपका आ जाएगा। 200 यानी कि क्या होता है, 200 पैसे क्या होता है, 2 रुपये के बराबर होता है, ठीक है। पुनः आपको समझाता हूँ, मैं बोला कि 50 पैसे के सिक्के हैं, मान लीजिए 4 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 200। तो कितना पैसे होगा, 200 पैसे हो गया। तो आपको पता होगा कि एक पैसे बराबर कितना होता है, 100 पैसे बराबर कितना होता है, 1 रुपया होता है, 1 रुपया। तो 200 पैसे बराबर कितना होगा, 2 रुपये होगा ना, 2 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल अगर मूल्य की बात किया जाए तो एक सिक्कों की संख्या में 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 50 पैसे का मूल्य निकल जाएगा। वाई में अगर 25 को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल मूल्य निकल जाएगा। तो माने इन दोनों का योग कितना आएगा, 29.75 आएगा, ठीक है, रुपया आएगा। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों क्या है, पैसे में है। इन दोनों को जो रकम दिया हुआ है ये क्या है, अभी पैसे में है, ठीक है। हालांकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो पैसे में आएगा, वो इतने रुपये के बराबर आएगा। लेकिन हमको अगर इसको इक्वेशन बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, पैसे में बदलना होगा। देखिए कैसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप इक्वेशन जो होता है एक ही मात्रक से एक ही यूनिट से बनता है, ठीक है, माने दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। तो इसकी चूंकि पैसे में है तो इसकी भी क्या करना होगा, पैसे में चेंज करना होगा। तो देखिए 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। बातों को समझिए, 1 रुपया बराबर कितने होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। ये तो 29.75 रुपए बराबर, तो मान लीजिए 1 में हमने क्या कर दिया, 29.75 का मल्टीप्लाई करके इधर भी हम क्या कर देंगे, 29.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा पैसे में, यानी ये आपका आ जाएगा 29.7500, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यानी आ जाएगा 29.75 पैसे, 2975 पैसे, ठीक। ये आपका आगे बन जाएगा 50x प्लस 25y इक्वल, इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिए 2975, माने 2975 क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे ये। अब देखिए इसमें इसको छोटा कर सकते हैं, सभी में क्या हो सकता है, कितना से कितना छोटा कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हम क्या कर दें, अगर 10 नहीं, इसमें आप क्या कर दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 शून्य x प्लस इसमें 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस इसमें करेंगे तो 5 5 6 25, 4 बच गया, 5 8 40, 5 नहीं 45, 3 बच गया, 3 बच जाएगा, 5 7 कितना हो जाता है 35, ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ, गलती थोड़ी हुआ है।
5 5 25, 4 बज गया, 5 या 45, 2 बज गया और 5 5 6 बज ये, ठीक। 5 9 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा अभी पैसे में, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। और चाहे और छोटा हो सकता है क्या, इसमें देखिए थोड़ा सा हो सकता है और छोटा हो सकता है, देखिए क्योंकि 5 है ना, ये 5 से और कट जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल, देखिए ये 5 एकम, 5 एकम, ये 5 बजे तो 5 नहीं है, ये और छोटा हो सकता है, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लीजिए, क्योंकि जितना इक्वेशन छोटा रहता है उतना हमें क्या होता है, सॉल्व करने में आसानी होता है, ठीक। अब यहाँ से आप देख लीजिए कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से सबसे सरल मेथड मेरे को दिख रहा है विलोपन, क्योंकि यहाँ पर देखिए y, यहाँ पर देखिए y, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर बड़ा है, तो काम करिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, y कट जाएगा और आपका ऑटोमेटिक x का मान मिल जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 में माइनस करना है समीकरण 1 को, कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ 2x प्लस वाई इक्वल 119, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपका x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है 90 का 4 दिया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस प्लस करना आपका y वाला कट जाएगा। 2x में x माइनस होगा तो x इक्वल, इसमें कर दीजिए तो 4 में 9 में 4 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 और 11 में 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 2। यानी x की जो वैल्यू है ये आपको मिल जाएगा, x इक्वल मिल जाएगा 25, ये ठीक है। अब आपसे y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है 90, y इक्वल 95, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल वाई 94 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल 94 माइनस हो जाएगा 25, तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 69, ठीक है। अतः यहाँ से लिख सकते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर x इक्वल कितना निकाले 25 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y इक्वल निकाले हमने 69, ठीक है, 69, ये आपका क्या निकल गया आंसर, ठीक है। यानी 50 पैसे कुल सिक्के कितने 25 है और 25 पैसे कुल सिक्के कितने हैं 69 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कोई कठिन नहीं है, आप यहाँ से देखिएगा, पहले 50 पैसे पे x मान लीजिएगा, 25 पैसे पे सिक्कों की संख्या y मान लीजिएगा, क्योंकि टोटल सिक्कों की संख्या दिया 94, एक इक्वेशन बन गया। बस यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि ये पैसे में दिए हुए हैं तो ये पैसे में निकल रहा है, तो इसको भी पैसे में चेंज करना होगा, क्योंकि समीकरण का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो आप जो रुपये में दिए इसको पैसे में चेंज कर लीजिएगा, फिर जितना कटना घटा के छोटा कर लीजिएगा, छोटा करने के बाद आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, 2 इक्वेशन का आपको जो अच्छा लगता है उससे सॉल्व करिएगा। क्योंकि मुझे विलोपन विधि अच्छा लगा तो मैंने विलोपन विधि सॉल्व कर ली, ठीक है। आपको अगर प्रतिस्थापन अच्छा लगा तो प्रतिस्थापन से कर लीजिए, ठीक है। तो आप अपने अनुसार उसको सॉल्व करिएगा, ठीक बच्चों। तो इस तरह से क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वे आपका सॉल्व होगा, ठीक है।